नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति श्रृंखला जारी कर रही है। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। यह विषय बहुत ही रुचिकर है और यहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। चूंकि यह विषय आपके थर्ड पेपर के अंतर्गत आता है, जीएस थर्ड पेपर में, उसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, ये सब विषय हैं। उन विषयों में एक यह छोटा सा विषय है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। यह बहुत ही सरल विषय है। अब आइए पहले देखिए, आपदा एवं आपदा प्रबंधन अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास पुराने प्रश्न होने चाहिए। तो इन प्रश्नों को आप देखिए, फिर इसकी तैयारी शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेड इन मेंस में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह विषय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कब जुड़ा। तो यह 2013 में जुड़ा। तो यह 2013 में ही क्यों जुड़ा? क्योंकि यह विषय अगर देखा जाए तो पिछले दशक में आपदाओं की संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो लगभग यह 25 नंबर यानी आप लोगों को 25 अंक यह दिलवा सकता है। एक छोटा सा विषय, सिर्फ आपके सिलेबस में अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, लिखा होगा आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2013 में एक प्रश्न आया था, 2014 में 2 प्रश्न आया था, फिर 2015 से 18 तक देखा जाए तो एक एक प्रश्न आए हैं। लेकिन यह एक ऐसा विषय है कि इसको अगर हम कनेक्ट करके पढ़ें, यानी ज्योग्राफी से अगर कनेक्ट करें तो बहुत मदद मिलेगी। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि भूगोल, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी जोड़ सकते हैं, आईआर से भी जोड़ सकते हैं, गवर्नेंस से भी जोड़ सकते हैं। अब गवर्नेंस से कैसे जोड़ेंगे? यानी आपदा आ गई और आप एक प्रशासनिक अधिकारी जब बन जाएंगे तो उसके बाद उस आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित करेंगे। तो यहां यही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विषय इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको भूगोल की भी बहुत ही अच्छी समझ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों मैंने कहा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब यही है कि इसमें जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क है, संयुक्त राष्ट्र है, अब अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को लेकर के काफी चिंतित है। तो ऐसे में विश्व के देश एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं कि इस आपदाओं के पीछे क्या कारण है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिससे अच्छे होंगे, हम लोग साथ में मिलकर के इन आपदाओं से निपट सकेंगे। जैसे दक्षिण एशिया की बात की जाए तो बगल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, दक्षिण में श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व में अगर बात किया जाए तो मालदीव है, उत्तर में आप चीन है, नेपाल है, भूटान है और पूरब में म्यांमार है। तो इस तरह से इन देशों में भी आपदाएं आती हैं। तो क्या कोई संयुक्त कार्यबल स्थापित किया जा सकता है? तो इस तरह से आपको एक बड़े अप्रोच के साथ इसे पढ़ना होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में है ये। तो यहां पर आप देखिए, फिर 2019 के बाद लगातार अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा 2 प्रश्न आया है। यानी आप लोगों को बहुत ही सरल देखा जाए तो 25 अंक आपको बहुत आसानी से आपके मेंस में जुड़ जाएंगे और आपका यह 25 अंक आपको एक अच्छी रैंक दिला सकता है। आप देखते हैं कि एक एक 2-2 नंबर से रैंक ऊपर नीचे होती है और ये तो बहुत बड़ा अंक है और सीधे सीधे आपको इंटरव्यू में यह दाखिल कर सकता है। तो इस विषय को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। पाठ्यक्रम देखिए कि सीधा सीधा है। यही एक ऐसा विषय है कि सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में आप देखोगे तो लिखा होगा आपदा एवं आपदा और प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन यानी आपदा एवं आपदा प्रबंधन, सिर्फ यही एक लाइन लिखा है। तो क्या इतने से ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए?
नहीं। तो अब यहां पर यही बात आ जाती है, इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, यहां इमारत को टूटते हुए दिखाया जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं भूस्खलन की क्रिया हो रही है, यहां पर हिमस्खलन की क्रिया हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यह देख सकते हैं चक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहां पर यह देख सकते हैं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, शहरी बाढ़ स्थिति। तो यह आप देखिए कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड पर आपको ध्यान देना होगा। यानी संघ लोक सेवा आयोग ने आपको सिर्फ आपदा एवं आपदा प्रबंधन तो लिखा है, लेकिन इसको हमको एक बड़े दृष्टिकोण से देखना है। यानी अगर आप लोगों ने भूगोल विषय पढ़ा होगा तो उससे काफी मदद मिलेगी इस पेपर में। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से यह आपदा एवं आपदा प्रबंधन से प्रश्न हो और आप पूरी तरह से भूगोल लिख डालें। ऐसे में भी आपको अंक कम हो जाएगा, सामान्यकृत हो जाएगा, नंबर जनरलाइज्ड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, तो अब अर्थक्वेक के क्या जो है फैक्टर्स हैं, उसके क्या मतलब कारक हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, इस पर ज्यादा जोर देना है। यानी अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा विस्तारित करके आपको फिर आपदा प्रबंधन के बारे में आ जाना है। तो आपदा और आपदा प्रबंधन में हमें किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना है, तो आपदा के प्रकारों और भारत की सुभेद्यता प्रोफाइल, यानी भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो इन आपदाओं के प्रति सुभेद्य है, कहां पर घटनाएं घटित होने की ज्यादा आशंका है, इनका आपको एक समग्र अध्ययन करना है। फिर आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, यानी आपदा प्रबंधन चक्र की बात की जाती है तो आपदा पूर्व, इसके 3 चरण होते हैं। आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, यानी आपदा पूर्व और आपदा के समय और आपदा के बाद। अब ऐसे में क्या क्या कार्रवाई की जाती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर ह्यूगो और सेंडाई फ्रेमवर्क, इसको अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क से जोड़ना है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने 90 के बाद इस पर पहल की थी, तो इसकी चर्चा हम लोग एक समग्र अध्ययन करेंगे। भारत ने आपदा प्रबंधन को किस प्रकार अपनाया, अंतरराष्ट्रीय जो प्रारूप है उसके अनुरूप उसने क्या कार्य किया, इन सब को आपको अध्ययन करना है। फिर इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया, फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आया, फिर अब यह अधिनियम के तहत इसकी गाइडलाइंस हैं, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर डीएम आर्किटेक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान बनाया गया। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो डीएमडी, जिसे क्या कहेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह से जिला स्तर पर, तो इनको आपको यह और हाल की आपदाओं का केस स्टडी, यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी अब इसमें अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण, यहीं से आप देखोगे 2013 से लेकर के 2022 तक के अगर आप प्रश्न पत्र को अपने सामने रखिए और निश्चित रूप से इन शब्दावलियों में से, यानी यह जो मूल अवधारणा है, आपको सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आपदा ये है क्या, यह संकट से कैसे भिन्न है, भेद्यता क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव आपदा पर क्या पड़ेगा, क्षमता क्या है। जैसे अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से तो पूर्वी तट चक्रवातों के लिए सुभेद्य क्षेत्र है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यह देख सकते हैं हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिए सुभेद्य क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको भेद्यता या सुभेद्यता उसको कहते हैं या संवेदनशीलता कहते हैं। तो इन शब्दों को आपको इनके बारे में एक अच्छी समझ विकसित करनी है और यहां से सीधे इन कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहां से आ जाते हैं। तो अगर आप जोखिम न्यूनीकरण, यानी जोखिम रिस्क रिडक्शन कहा जाता है, रिस्क असेसमेंट कहा जाता है, जोखिम आकलन, तो ये सारे शब्द हैं। खतरा, संकट, संकट और आपदा में अंतर, क्षमता और सुभेद्यता में क्या अंतर है, तो इन सब की को आपको अच्छे से इन मूल अवधारणा को आपको
इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और ये आपको अच्छा अंक दिलाएंगे। फिर उसके बाद आपदाओं के प्रकारों में अगर आप आते हैं तो यहां पर निश्चित रूप से आपको फिर से भूगोल विषय की याद आएगी। क्योंकि भूगोल के अगर हम बात करते हैं, जो भौगोलिक घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात है, आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें भी क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, पहले तो सबसे ज्यादा चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में आता था, लेकिन अब अरब सागर में ज्यादा आने लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट दोनों सुभेद्य हो गए हैं क्षेत्र। तो इन आपदाओं में जैसे चक्रवात बात की हमने, भूकंप की बात की, भूस्खलन की बात की, तो ये सब क्या है, ज्योग्राफिकल फेनोमिना है कि नहीं, या भौगोलिक घटनाएं हैं कि नहीं। तो इस तरह से चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन, जंगल की आग, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसको आप अलग अलग बांट सकते हैं, वायुमंडलीय आपदाएं, जलीय आपदाएं, जैविक आपदाएं, उसमें महामारी वगैरह सब कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका भौमिक आपदाएं, जिसमें अर्थक्वेक की बात करेंगे, ज्वालामुखी क्रिया की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर ज्वालामुखी क्रिया, अब ज्वालामुखी, जैसे कि आपको इस ज्वालामुखी के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। जैसे फायर ऑफ रिंग, प्रशांत महासागर का जो अग्निवलय है, उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी के लिए बहुत ज्यादा सुभेद्य क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए। जापान वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं भूकंप के लिए, कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास की खाड़ी। तो इन सब क्षेत्रों को आपको एक अध्ययन और साथ साथ इसको भारत के संदर्भ में आपको देखना है। यानी भारत में भूकंप प्रवणित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है, या भारत में चक्रवाती स्थिति उत्पन्न कहां होती है, भारत में भूस्खलन की क्रिया कहां होती है, भारत में क्लाउड बस्टिंग कहां होती है, बादल का फटना। तो इन सब को आप प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत डाल सकते हैं। फिर आता है मैन मेड डिजास्टर, जिसे मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। अब देखिए इन प्राकृतिक आपदाओं में क्या है कि भूगोल विषय में इन सब की आपको जानकारी होगी, लेकिन इनका समग्र आपको नहीं लिखना है। इसके प्रभाव और परिणाम को देते हुए, इसके कारकों को बताते हुए आपको आपदा प्रबंधन पर आ जाना है। यानी मुख्य फोकस आपको आपदा प्रबंधन पर करना है, क्योंकि यह विषय आपकी यही जांच कर रहा है कि आपके अंदर प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भावना कैसी है। तो अब यहां पर आपके साथ संघ लोक सेवा आयोग ने जो प्रश्न पूछा है, वह यही टेस्ट करने के लिए पूछा है कि इस आपदा से निपटने के लिए कल को आप अगर सफल हो जाते हैं और एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और आपके जिला में आपदा आती है, तो आप कैसे उससे निपट सकेंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच दिखना चाहिए आपके उत्तर में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आपको दिखाना है। तो इस बात को यहां पर आपको लिखना है, ना कि पूरा भूकंप को आपको विस्तारित रूप से लिखना है, ना कि चक्रवात को आपको लिखना है, ना कि ज्वालामुखी, बस उसके बारे में संक्षिप्त बताते हुए आपको आपदा प्रबंधन पर आ जाना है कि कैसे इसको तुरंत क्विक रिस्पॉन्स किया जाए। और यहां पर बात की जा रही है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, चाहे वह भूकंप हो, चाहे जंगल की आग हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे सूखा की समस्या हो। तो ये सब क्या है, जैसे सूखा और बाढ़ हाइड्रोलॉजिकल जलीय आपदाओं के अंतर्गत अलग अलग इसको आप बांट करके पढ़ेंगे और इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इन जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूकंप हुआ, इनमें मानव जनित हस्तक्षेप भी बहुत बड़ा कारण है। तो अब इस आपदा के पीछे कारण क्या है, तो प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ऐसे आपको एलैबोरेट करना है। फिर मानव निर्मित आपदाओं में अगर हम बात करते हैं तो मानव निर्मित आपदाओं में जैसे औद्योगिक आपदाएं, भोपाल गैस त्रासदी से लेकर के विशाखापट्टनम की घटना, वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इन सब चीजों को आपको कनेक्ट करके पढ़ना है आपदाओं के प्रकार। अब आपने आपदाओं के प्रकार को पढ़ लिया, तब आपदा प्रबंधन चक्र में
मैंने क्या कहा कि यह डिजास्टर या रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, इसको कहा जाता है आपदा, कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, यानी आपदा का जो जोखिम है, आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र। यानी यह जो है पहले इसमें जो 3 चरण हैं, ध्यान रखेंगे 3 चरण। पहले क्या होता था, 1990 के दशक के पहले अगर हम बात करते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बहुत बड़ी पहल नहीं थी। अगर आपदा आती थी तो तुरंत रिलीफ फंड भेज दिया जाता था, लोगों को वहां पर तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाती थी, उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाता था और फिर उसके बाद लोग भूल जाते थे। तो यह 90 के दशक की बात कर रहा हूं। लेकिन 90 के दशक के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर जो है चिंतित हुआ काफी कि आपदाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी हैं, तब जाकर के यह प्रबंधन चक्र में, यानी कि अब आपदा के पूर्व, यानी पूर्व और आपदा के समय, पहले क्या होता था 90 के दशक के पहले, आपदा के समय ही लोग एक्टिवेट होते थे और जो है लोगों को उस समय उनके बारे में कि वहां पर चक्रवात आया, भूकंप आया, उनको तुरंत राहत हो जाती थी। लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था। यह 90 के दशक के बाद आया और संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद। तो इस तरह से फिर अब क्या हुआ, जब पहल शुरू हो गई 90 के दशक के बाद, तो आपदा के पूर्व यानी प्रिपेयर्डनेस, तैयारियां आवश्यक हैं। यानी हमें पता है, जैसे आप देखिए पहले पुराने लोग, उनको पता होता था कि इस साल सूखा पड़ सकता है, तो वो लोग अनाज पहले ही घरों में रख लेते थे। तो यह आपदा से, क्योंकि आपदा तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के हम प्रभाव को कम तो कर सकते हैं, उससे हम लड़ तो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हम तैयारी करें, जैसे बाढ़ के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, तो प्रशासन को यही चाहिए कि उसको सबसे पहले बाढ़ से निपटने के लिए पहले नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नालियां हैं या नहरें हैं, उन सब को जिसमें सिल्ट जमा हो उनकी सफाई कराई जाए, नदियों के अगल बगल जो सिल्ट जमी है उनको साफ किया जाए, शहरों में जो है नालियों को साफ कर दिया जाए, जैसे कि शहरी बाढ़ की समस्या ना हो सके, आकस्मिक बाढ़ ना आ सके। तो यह प्रिपेयर्डनेस। और जब डिजास्टर आ जाता है तो तुरंत जो है उसके लिए टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, तुरंत उस पर रिस्पांस करती है और उसके रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, पुनर्निर्माण, पुनर्विकास के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, यही चक्र को तो आपको पढ़ना है, यही आपदा प्रबंधन चक्र कहलाता है। तो इसको अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की बात करें, तो 1990 में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय पहल लेकर के आया और योकोहामा रणनीति 90s के दशक में यानी 1994 में यह लाया गया और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर, इस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए यह फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था, यह रणनीति बनाई जा रही थी। फिर उसके 10 वर्ष के उपरांत 2005 में देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग आपदाओं से प्रभावित हुए और फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क लेकर के आए और इस तरह से 2005 के बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया और यह 15 वर्षीय 2030 तक, यानी सेंडाई फ्रेमवर्क को 2015 से लेकर के 2030 के मध्य जो है जीरो टॉलरेंस, यानी कहने का मतलब यह है कि लोगों की जान माल को बचाना सबसे बड़ा यह कह सकते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। इसमें विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में यह सब आगे आ रहे हैं और इस तरह से इसमें जलवायु परिवर्तन को भी आप ऐड कर सकते हैं। पेरिस जलवायु समझौता भी 2015 में हुआ था, उसमें कई बातें ऐसी हैं जो आपदा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जो लगातार मानव जनित हस्तक्षेप की वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं, इन सब को आपको एक बड़े अप्रोच के साथ पढ़ना है और इसको भारत के गाइडलाइन से भी जोड़ना है। तो भारत की गाइडलाइन जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की जो गाइडलाइन है, उसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत क्या यह इनमें कुछ समानताएं हैं, इनके जो बिंदु हैं उनसे मेल खाते हैं कि नहीं,
इन सब बातों का आपको अध्ययन करना है। और इस तरह से फिर भारत में आपदा प्रबंधन, तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपने सुना ही होगा। 2004 में सुनामी आया और उसके बाद भारत भी एक्टिव हो गया। और भारत में अगर देखा जाए तो यह त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर है इसके। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में आप लोग 3 टियर व्यवस्था पढ़ते हैं, उसी तरह से यहां पर भी 3 स्तरीय है। यानी केंद्र सरकार NDMA, याद रखेंगे NDMA, यानी इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, यह अथॉरिटी है, यह केंद्र सरकार, इसका जो मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसके तहत अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय NDRF की टीम, और यहीं पर इस अधिनियम के तहत, इस प्रबंधन के तहत फंड की भी व्यवस्था की जाती है। तो NDRF कह सकते हैं, यहां पर आप इसको कहते हैं रिस्पांस फंड, ND यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसी तरह से नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके माध्यम से आपदा के प्रभावों को कम किया जाता है और आपदा से निपटने के पहले, मतलब आपदा के आने के पहले की भी तैयारी की जाती है इस कोष के माध्यम से। अब अंतर्राष्ट्रीय कोष के लिए भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से DM आर्किटेक्चर एंड इंस्टीट्यूशन के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाती है। तो यह इन सब को आपको यह एक पूरा एक समग्र अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो यह 25 नंबर आपसे कहीं जाएगा नहीं। तो इस तरह से इनको 3 स्तर पर, जैसे NDMA, फिर इसी तरह से SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDMA, इसमें आप क्या पढ़ोगे, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको कहा जाता है। तो यहां पर यह DDMA, इसका जो प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब आप सिलेक्शन होकर के जाएंगे, किसी जिले के अधिकारी बनेंगे, तो जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष DM ही होता है। इसी तरह से राज्य आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और केंद्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से यह पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा आर्किटेक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, इन सब के माध्यम से आपदा से कैसे निपटा जाता है, इसका अध्ययन आप लोगों को करना है। अब बात आती है कि साथ साथ आपको हाल की आपदाओं का केस स्टडी, जैसे केरल की बाढ़, शहरी बाढ़ तो आप देख सकते हैं कि हर साल आ रही है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेंगलुरु की बाढ़। इसी तरह से आप देख सकते हैं भूस्खलन की समस्या, क्लाउड बस्टिंग की समस्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आए दिन सुनने को मिलता है। तो इस तरह हिमालयी राज्यों में बादल फटना, भूस्खलन, इन सबको आपको करंट से जोड़ना है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग, शहरी बाढ़, इसके साथ साथ आकस्मिक बाढ़ भी याद रखिएगा, यानी आकस्मिक बाढ़, इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। इसी तरह से फ्लैश ड्रॉट भी यह आया हुआ प्रश्न है। तो इन सब को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पूरा इसकी तैयारी करना है। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। 2013 में देखिए प्रश्न आया हुआ है, विपदा यानी आपदा भी इसे कहेंगे, तो विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए, यानी विपदा यानी आपदा के पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशील व जोखिम निर्धारण, देख लीजिए मूल अवधारणा से ही सीधे सीधे प्रश्न आ गया है। यह क्या पूछ रहा है, सुभेद्यता के बारे में है। तो सुभेद्यता और जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रशासक के रूप में देखिए, सीधे सीधे पूछ लिया, एक प्रशासक के रूप में आप इस आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया कि आप जिस जिले से अगर आपको, अब देखिए केंद्र क्या होगा, राज्य को इतला करेगा, राज्य जिलों में, तो जिला जो मजिस्ट्रेट है अपने अपने जिलों का प्रशासन, अब देखिए यहां पर गवर्नेंस आ गया कि नहीं, तो अब वह कैसे इस पे जो है इंप्लीमेंट करेगा, इसको आपको यहां पर उत्तर में देना है। यानी मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का कैसे पूर्व तैयारी किया जाए, शहरी क्षेत्र की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तो इसी को तो आपको इसमें इन बिंदुओं की चर्चा करनी है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए भूकंप आ गया।
भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी तत्परता में महत्वपूर्ण कमियां हैं। तो विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। अब देखिए, पहले तो आपको यहां पर महत्वपूर्ण यही हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहां कहां भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र सुभेद्य क्षेत्र है, और न्यूनीकरण में भारत की तैयारी की तत्परता में कमियां जो हैं उसको आपको यहां पर बताते हुए यह भी बताना है कि हाल के दिनों में सरकार ने इसके लिए एक अलग प्लान तैयार किया है। यानी अब देखिए, अब एज ए प्रशासक के रूप में भी यहां आपको प्रश्न को लिखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। यानी आप जैसे कि जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, पहले तो ये देखा जाए कि भूकंप वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, और जो भूकंप जनित क्षेत्र उसमें जोन वाइज होता है, तो उस जोन वाइज को देखते हुए आप देखिए सबसे अधिक भूकंप प्रवणित क्षेत्र जो है वहां की इमारतों का निर्माण के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को, विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको इसमें चर्चा करना है और आसानी से यह अंक आपको अर्जित हो जाएंगे। सिर्फ 2016 में आया हुआ राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की चर्चा, देखिए सीधे सीधे उपाय पूछा है। तो यहां पर आपको प्रबंधन उपाय इन्हीं पर, तो बादल फटना यह घटना को आपको संक्षिप्त में बताना है, फिर आपको पूरी तरह से राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो एनडीएमए है उसके तहत जो सुझाव हैं, गाइडलाइन हैं, उसको आपको यहां पर बताना है कि कैसे उत्तराखंड के निवासियों को इस आपदा से बचाया जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जाए। तो इन बातों को आपको यहां पर बहुत ही सरल, ये भी देखिए कह सकते हैं प्रकारों के ही माध्यम से, भौगोलिक ही कह सकते हैं, तो यह जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप 2015-30 हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का, देखिए भारत जो है 2000 ये यानी सेंडाई फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर करने के पहले, अब देखिए ये पूरा समग्र प्रश्न हो गया, उससे पहले भारत में आपदाओं से निपटने के लिए क्या प्रावधान था, क्या रणनीति अपनाता था, उसको बताते हुए आपको हस्ताक्षर के बाद क्या उपाय उनके बारे में बताना है। क्या सेंडाई फ्रेमवर्क के जो पॉइंट्स हैं, जो गाइडलाइन है, भारत क्या उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है, इसको आपको बताना है। और यह प्रारूप ह्यूगो कार्रवाई प्रारूप 2005 से किस प्रकार भिन्न है। तो 3 हैं, योकोहामा, ह्यूगो और कौन सा, यह जो है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसमें आपको अंतर, यानी सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या है कि अब यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात कर रहा है। पहले क्या होता था कि आपदा के प्रबंधन की बात की जाती थी, आपदा आने के पहले की तैयारी, आपदा के बाद और आपदा के समय। अब यह न्यूनीकरण की बात की जा रही है कि ऐसा हम अपने आप को ढाल लें कि आपदा यहां पर घटने लगे, यह न्यूनीकरण की बात। तो इसको भी बहुत ही अच्छा, ये सीधा सीधा प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छे अंक मिल सकते हैं। इसे 2019 में आया हुआ है प्रश्न आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को, देखिए आ गया खतरे को परिभाषित करने के लिए सुभेद्यता। फिर देखिए यह मूल अवधारणा से सीधा सीधा प्रश्न है, स्टैटिक पार्ट है, ये अत्यावश्यक तत्व है। तो आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों से चरित्र चित्रण किया जा सकता है, और आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के, यानी उसी को सुभेद्यता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संवेदनशीलता भी उसी कहते हैं। यानी आपदाओं के जो भेद्यता के प्रकार क्या क्या हैं, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, इन भेद्यताओं को आपको बताना। तो ये सीधा सीधा एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिक पार्ट का प्रश्न है। अब 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना, यानी अब जो नए रिसेंट में भारत ने क्या प्रगति की है, क्या नई गाइडलाइन जारी की है, 90 के दशक के पहले भारत क्या करता था आपदाओं से निपटने के लिए, इन सब बातों का आपको यहां पर जिक्र करना है। और इस तरह से 2022 अभी हाल ही में देखिए 2 प्रश्न आया है, फिर से बादल फटना, क्लाउड बस्टिंग की क्रिया हुई है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे
भूकंप वाला प्रश्न आया था, उसी तरह से देखिए यहां पर भी बादल फटना को भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में जोड़ दिया। तो इस क्रियाविधि और घटना को आपको समझाना है और हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कर देना है। तो अब जैसे कि अभी हाल की घटनाओं को देखोगे तो आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, भारत में तटीय अपर्दन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए और खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं। तो देखिए सीधे सीधे यहां पर आ गया प्रश्न तटीय अपर्दन के कारणों एवं प्रभावों को। तो तटीय अपर्दन के कारण क्या है? मानव जनित हस्तक्षेप, प्राकृतिक कारण भी है उसको बताते हुए, फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताइए, और इससे खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें। तो कितना सरल सा प्रश्न आया था। अब इस तरह से आपने देखिए प्रश्न को देखा। अब आपको स्रोत क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूगोल एनसीईआरटी से आपको बहुत ही यानी आपको भूकंप के बारे में जानकारी हो जाएगी, आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी, और कैसे की आपदा होती है इसको कनेक्ट करके, और एनडीएमए की वेबसाइट। अब वो वेबसाइट में बहुत सारा लिखा रहता है, लेकिन आपको हैंड नोट्स मतलब अपने हस्तलिखित नोट्स जो है तैयार करना है। साथ साथ संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की जो वेबसाइट है उसका, और इसके साथ साथ समाचार पत्र यानी द हिंदू आप लोग देख सकते हैं, और साथ साथ जो है इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में भी आए दिन इन घटनाओं के बारे में साथ साथ उसके कारणों परिणामों को भी इसमें देता है। और साथ साथ हम लोग जो बायजूस का पर डे जो न्यूज एनालिसिस कराते हैं उसे आप लोग जरूर देखिए, वहां से भी आपको यहां से बहुत ही सहायता मिलेगी, और इस तरह से आप 25 अंक को बहुत आसानी से हासिल करने में सक्षम होंगे। तो इस तरह यह स्रोत को ध्यान रखेंगे, इन्हीं को पढ़ना है, कोई बहुत सारी बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और मैं यही आशा करता हूं कि यह विषय आप लोगों की इसकी रणनीति अच्छे से तैयार करें और आगे जाकर के सफल हों। धन्यवाद।